नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल समृद्धिज क्लासेस में। आज हम फिर से बात करेंगे संथाल जनजाति के बारे में। जैसा कि हमने पिछले वीडियोज में चर्चा किया था संथाल जनजाति के बारे में, जिसमें से हमने ब्रीफ आइडिया आपको दे दिया था कि किस तरीके से उनका जो विकास हुआ है, कहाँ से उनका आगमन हुआ है, किस तरीके से उनकी जो कृषि की पद्धति थी या कैसे उनका रहन सहन था, सामाजिक व्यवस्थाएँ कैसे थी, ये सब की चीज़ों की हमने चर्चा पहले वीडियोज़ में किया था, जिसको हम आपको एक ब्रीफ आइडिया दे रहे हैं, तो उनको हम रिविजन करा दे रहे हैं। सबसे पहले हमने उसमें चर्चा किया था कि संथाल जनजाति जो झारखंड में जनसंख्या के माध्यम से, जनसंख्या की दृष्टिकोण से जो प्रथम स्थान रखती थी, और उस झारखंड की जो जनसंख्या थी 3,32,66,238, उसका 35% जनसंख्याएं थी झारखंड में सिर्फ संथाल जनजाति का। और इनका जो संथाल जनजाति का जो निवास स्थान ज़्यादातर जो संख्याएं निवास करती है वे संथाल परगना के अंतर्गत करती है। और संथाल परगना के अंतर्गत जो 5-6 जिले आ रहे थे, देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ तथा साहिबगंज, यानी कि 5-6 ऐसे जिले थे जिसमें कि संथाल जनजाति का निवास स्थान ज़्यादा पाया जाता था। भारत के और भी जिले हैं जिसमें भी और राज्य है उसमें भी संथाल जनजाति पाया जाता था, लेकिन मुख्यतः इनमें ही ज़्यादा पाया जाता था। और आगे हमने चर्चा किया था उनका ग्राम संगठन किस तरीके से है, वहाँ की प्रशासकीय इकाई कैसे तैयार किया जाता है, और प्रशासकीय इकाई को जब लोगों ने तैयार कर लेता और तैयार करने के बाद उसका नाम परगना दे दिया गया था। और परगना में उनके समाज के संरक्षक के लिए एक परगनायत पद दिया गया था। उस परगनायत पद को काम जो होता था वो कि गाँव की जो समाज की संरचनाएँ थी उनकी देखभाल करने का काम करना था और उनका संरक्षक करने का काम करना था। तो एक पद हमने तो पढ़ लिया कि सब परगनायत, जो परगनायत था वे परगना के जो तैयार किया गया था उसको संरक्षक करने का पद दिया गया था। आगे हम बात करेंगे उन्हीं प्रशासकीय पद के बारे में कि संथाल जनजाति में और कौन कौन से पद हैं कि जो संथाल जनजाति के अंतर्गत दिए जाते हैं। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि अक्सर क्वेश्चन जो अभी के वर्तमान में जो जेपीएससी के एग्जाम्स हुआ था उसमें पेपर 2 में देख सकते हैं आपके क्वेश्चन नंबर जो बुकलेट सीरीज ए था उसके क्वेश्चन नंबर 92 पेपर सेकेंड में उनमें से भी क्वेश्चन पूछा था कि कौन से क्वेश्चन इसमें आए थे। और ज़्यादातर अगर देखा जाए तो झारखंड की जो जनजातियां हैं तो उनकी जो प्रशासकीय इकाई होती है, जो विभिन्न तरह के पद दिए जाते हैं, अक्सर इससे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। तो आइए हम आगे चर्चा करेंगे परगनायत के बाद कि और कौन कौन से ऐसे पद हैं कि जो संथाल जनजाति में दिए गए हैं। तो परगनायत के बाद हमारा दूसरा जो महत्वपूर्ण पद है वे माझी है। ये माझी क्या है? माझी एक पद है जो कि संथाल जनजाति में दिया जाता है। ये क्या होता है? एक गाँव का मुखिया होता है। जैसे कि हमने अपने क्षेत्र में, हम लोगों के क्षेत्र में जिस तरह से पंचायत का चुनाव करके हम लोगों को मतदान के द्वारा हम अपने गांव के मुखिया को चयन करते हैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए, उसी तरीके से जो वहाँ मुखिया ना कह के वहाँ माझी कहा जाता है। ये माझी, आपको ध्यान क्या रखना है कि माझी भी क्या है? एक मुखिया का पद है कि जो संथाल जनजाति में दिया जाता है। माझी के बाद हम एक बात करें परमानिक। ये परमानिक क्या होता है कि माझी के सहायता के लिए ही दिया जाता है। और यही क्वेश्चन आपके झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया था, जो कि क्वेश्चन नंबर 92 है बुकलेट सीरीज ये और पेपर 2 का जो क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या है कि परमानिक भी एक गाँव का जो परिषद होता है उसका मुख्य सदस्य होता है। और ये गाँव परिषद का जो मुख्य सदस्य का पद दिया जाता है, ये मुख्यतः जो माझी होता है, गाँव का मुखिया होता है, उसी के सहायता के लिए पद दिया जाता है। आपने देखा कि माझी भी क्या है? गाँव का मुखिया का जो है वो पद है, उसको माझी के नाम से जानते हैं। और दूसरा जो महत्वपूर्ण पद है परमानिक, ये गांव परिषद का जो होता है ये मुख्य व्यक्ति होता है। दूसरी हो गई। अब तीसरा बात है कि माझी की सहायता के लिए, जैसे हम गांव में या तो हमारा देश में देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री की सहायता के लिए भी एक पद रखा जाता है, उप प्रधानमंत्री। और दूसरी बात कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए भी उपराष्ट्रपति, मुखिया की सहायता के लिए भी उप मुखिया। तो जो विभिन्न तरह के पद दिए जाते हैं जो मुख्य व्यक्ति होती कि उनकी सहायता के लिए या तो उनकी अनुपस्थिति में कि उसके काम को संचालित करे, उनके काम को आगे ले जाए। तो उसी तरह जिस तरह गांव के मुखिया होता है जिसको माझी कहा गया है, तो उस माझी के सहायता के लिए ही एक और पद दिया जाता है जिसको बोलते हैं हम जोग माझी। यानी जोग माझी भी एक संथाल जनजाति में दिया जाने वाला पद है जो कि माझी की अनुपस्थिति में, उसके अनुपस्थिति में अपने काम को संचालित करता है, यानी कि उसकी सहायता करने का काम करता है। अब जोग माझी के बाद अगला एक महत्वपूर्ण पद है वो नायक है। ये नायक क्या होते हैं? गाँव का पुरोहित होते हैं, पुरोहित जिसको हम कह सकते हैं कि पुराने व्यक्ति होते हैं जो कि अपने संथाल क्षेत्र के अंतर्गत जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं उसको करवाने का काम करते हैं। जैसे हिंदू समाज है तो या तो विभिन्न प्रकार के जो समुदाय होते हैं उसमें एक बेसिकली एक कैटेगरी बांट दिया जाता है कि ये समुदाय जो बेसिकली है इसको काम को करेगा। उसी तरीके से यहाँ क्या किया गया है? संथाल जनजाति में नायक एक पद दे दिया गया कि जो संथाल जनजाति के वहाँ के जो लोग हैं उन नायक के द्वारा ही क्या करवाएंगे? अपने संथाल जनजाति के अंतर्गत जितने भी धार्मिक अनुष्ठान होंगे, जितने भी
पूजा पाठ होगी वे नायक जो होता है वो वही करवाने का वहाँ काम करता है, ठीक है। और जितने भी समारोह होते हैं धार्मिक समुदाय से रिलेटेड, जो धार्मिक संगठन जो होते हैं उनमें जो धार्मिक कार्य होता है उन कार्यों को भी जो संचालित करने का काम करते हैं, उनमें समारोहों को संचालित करने का काम, उन्हें पूजा पाठ कराने का काम भी क्या करते हैं, नायक करते हैं। अब जैसे कि माझी की सहायता के लिए यहाँ जोग माझी पद दिया गया था, उसी तरीके से नायक की सहायता के लिए भी एक और पद दिया जाता है, उसका नाम क्या है, कुदाम नायक। ये कुदाम नायक क्या है, ये कुदाम नायक का काम होता है कि अपने क्षेत्र के अंतर्गत लोगों में जो भूत की प्रथाएं जो चल रही है, भूत और आत्मा को, यानी कि इन लोगों के द्वारा क्या किया जाता है कि नायक की सहायता के लिए कुदाम नायक पद दे दिया जाता है। और कुदाम नायक का काम जो होता है कि वो आत्मा और भूत भगाने का काम करते हैं, यानी कि जो प्रथाएं चलती है कि आत्मा जो भूत है, जो लोगों का मन में भय हो जाता है, उस तरीके से आनी आत्मा और भूत भगाने का काम करने का जो पद दिया गया है उसको हम बोलते हैं कुदाम नायक। और ये कुदाम नायक जो सहायता करता है वे नायक का पद की सहायता करता है। नायक क्या है कि धार्मिक अनुष्ठान का काम करता है, और ये जो कुदाम नायक है वे भूत और भूत को भगाने का काम करता है। आगे एक और पद है गोरायत, यानी गोरायत भी एक पद है जो कि संथाल जनजाति के अंतर्गत दिया जाता है। ये गोरायत क्या करता है कि मांझी तथा परमानिक, कि मांझी और परमानिक ये दो ऐसे व्यक्ति हैं जो मांझी का पद दिया गया संथाल जनजाति में, वे मुखिया का पद है, और परमानिक क्या है, गांव परिषद का मुख्य व्यक्ति है। यानी कि मांझी और परमानिक दो ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी आज्ञा अनुसार एक और पद दिया जाता है गोरायत। गोरायत को बेसिकली गोदैत के भी नाम से जानते हैं। ये गोदैत का काम होता है कि अगर हमारे क्षेत्र में किसी भी प्रकार की पंचायत करनी है या किसी भी तरह के लोगों के समूहों को बुलाना है अपने क्षेत्र की सामाजिक समस्याओं को सुनने के लिए, किसी भी तरह के जो बात रखनी होती है, तो उन बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति चाहिए। तो उन व्यक्ति के लिए एक पद दे दिया गया स्पेशली कि ये एक व्यक्ति क्या करेंगे कि हमारे यानी मांझी, मुखिया और परमानिक जो गांव परिषद का मुख्य सदस्य होता है, इसके आगे अनुसार कि ये जब चाहे अपने क्षेत्र में अगर किसी तरह की संगठन को बनाना है या तो लोगों को बैठाना है किसी भी तरह के सामाजिक समस्याओं को सुनने के लिए, तो ये गोरायत क्या करेंगे, लोगों तक सूचनाओं को पहुंचाने का काम करेंगे। और वे जो सभाएं होंगे या जो सामाजिक वहां लोग इकट्ठा होंगे, उन सारे लोगों को इकट्ठा करने के साथ साथ जो वहां की व्यवस्थाएं होंगी उनको इकट्ठा करके वहां समुचित तरीके से उसको तैयार करना ताकि लोगों के किसी भी तरीके से दिक्कत ना हो। तो ये बेसिकली उनके लिए दे दिया जाता है ताकि ये क्या करे कि गांव में सूचनाओं को पहुंचाएं और सभी तरह के जो संगठन होते हैं या तो जो गांव में बैठक होते हैं उसको संचालित किया जा सके। अब गोरायत तो हमने पढ़ लिया, वो नायक भी पढ़ लिया, कुदाम नायक भी पढ़ लिया, परमानिक भी पढ़ लिया, मांझी भी पढ़ लिया, यानी कि 5-6 जो ऐसे हैं ये मुख्यतः संथाल जनजाति के द्वारा जो पद दिए जाते हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। आगे हम चर्चा करेंगे विवाह के बारे में कि संथाल जनजाति के अंतर्गत बहुत सारी प्रथाएं हैं जो विवाह के अंतर्गत चलती है, जिनमें से बात करें तो किरिंग बाहू, धरदे जवाई, किरिंग जवाई और निर्बोल, यानी कि ये जो 4 हमने लिखा है ये क्या है, विवाह की प्रथा है। जो विवाह की प्रथाएं है ये प्रथाएं हमेशा संथाल जनजाति में चलती है, लेकिन इन प्रथाओं में से सबसे ज़्यादा जो प्रचलित है, जो सबसे ज़्यादा विवाह होती है वे किरिंग बाहू की होती है। यानी आपको याद रखना, हर कोई जानता है कि किरिंग बाहू क्या है, संथाल जनजाति में विवाह की एक प्रथा है जो सिर्फ संथाल जनजाति में चलती है। अब किरिंग बाहू के बाद हम बात करेंगे रायबर। रायबर क्या है और ये किरिंग बाहू में किस तरीके से विवाह को किया जाता है। किरिंग बाहू में सबसे पहली बात है कि जब किरिंग बाहू प्रथा के अंतर्गत शादी किया जाता है, विवाह का किया जाता है, तो इसमें क्या होता है कि जब 2 पक्ष के लोग होते हैं तो उन दोनों पक्षों में से आपसी सहमति होती है, यानी आपसी बातचीत के माध्यम से उस शादी के विवाह को आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन अगर किसी के विवाह का बात करें तो कोई भी विवाह जब हो रहा है तो मान लीजिए कि कोई लड़का है या तो किसी लड़की है, तो ना ही लड़का का परिवार डायरेक्ट उस लड़की के परिवार से मिल सकता है या ना तो वे लड़की के परिवार डायरेक्ट लड़के के परिवार से मिलते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में एक व्यक्ति होता है कि जो दोनों के बातों को आगे बढ़ाता है और आगे बढ़ाकर उस रिश्ता को तय करने में काम करता है। तो जो बीच का व्यक्ति होती है, यानी कि लड़का और लड़की के बीच जो शादी करवाने के लड़के घर के और लड़की घर के बीच में जो व्यक्ति होता है, जो मध्यस्थ की भूमिका निभाता है उस शादी को करवाने के लिए, उसमें उसको कहा जाता है संथाल जनजाति के अंतर्गत रायबर। रायबर क्या है, एक बेसिकली क्या है कि जब विवाह की प्रथाएं होती है, जब विवाह होता है तो विवाह के मध्यस्थता की भूमिका निभाने वाले व्यक्ति जो 2 पक्षों के बीच में निभाता है उसको कहा जाता है रायबर।
आगे हम चर्चा करें कृषि की। सबसे पहली बात कि अगर हम बात करें संथाल जनजाति की, तो संथाल जनजाति की अगर हम बात करें तो उनका आर्थिक क्रियाकलाप का जो मुख्य आधार था मुख्यतः कृषि ही था। यानी कह सकते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए यानी इनकम का जो सोर्स था मुख्यतः कृषि ही था। यानी कृषि के द्वारा वे अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम करते हैं। अब कृषि के अंतर्गत ये क्या करते थे कि जो गाँव होता है वो गाँव या बोले गाँव के अंदर जो जंगल्स होते हैं उन जंगलों में जाके ये जो वहाँ की प्राकृतिक जो वनस्पतियाँ हैं उन वनस्पतियों में से जो फल फूल इकट्ठा होते हैं, फल फूल जो पेड़ों में लगते हैं उनको ये सेवन करते थे। जिसमें से एक बहुत ही प्रचलित जो फल था उन लोगों के लिए कंदमूल, यानी कंदमूल फल जो है इन लोगों का बहुत ही फेवरेट है, जो जंगलों में अक्सर ये क्या करते थे अपने भोजन के रूप में इसका इस्तेमाल करते थे। और कंदमूल फल इकट्ठा करने के साथ साथ ये शिकार भी किया करते थे और शिकार के साथ साथ जहाँ छोटी मोटी तालाबें थे वहाँ मत्स्य का भी काम करते थे। यानी ये कंदमूल इकट्ठा करना, शिकार करना और मत्स्य पालन करके या तो मछलियों को मार के क्या करते थे अपने जो जीवन के जो भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने का काम करते थे। अब हमने एक और लिख रखा है हकवा प्रणाली। ये हकवा प्रणाली क्या है, ठीक है। हकवा प्रणाली बेसिकली क्या है कि जब ये संथाल जनजाति के लोग जब कहीं शिकार करने जाते थे जंगलों में तो ये ग्रुप बना के जाया करते थे और ग्रुप बना के जाके शिकार सामूहिक रूप से करते थे। तो जब कहीं कोई जंगली जानवर से अगर मिल जाता था, अगर उनका शिकार करना था तो ये लोग क्या करते कि चारों तरफ से उस जंगली जानवर को घेर लिया करते थे। यानी कि सामूहिक तौर पर चारों ओर से घेर के उस जंगली जानवर को मारा करते थे और मारकर उनका शिकार किया करते थे। तो वो जो प्रणाली यानी कि सामूहिक रूप से जो जंगली जानवर थे उनको घेर कर शिकार करने की जो प्रथा थी, जो प्रणाली थी, उसी को नाम दिया गया हकवा प्रणाली, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो हम सारे 2 वीडियो के माध्यम से आपके साथ हमने चर्चा किया है। अगर आपको और भी प्रश्न जानने की इच्छा है तो आप नेट पे सर्च करते हैं या तो किसी भी तरह के बुक की सहारा ले सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।